बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में योगेश्वर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। योगेश्वर बचपन से ही अपने पिता के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को कबूतर के खेल दिखाया करता था। उसके पिता बहुत गरीब थे, जिस वजह से वो योगेश्वर को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए। तो योगेश्वर ने भी अपने पिता की तरह ही गांव-गांव जाकर लोगों को कबूतर के खेल दिखाना शुरू कर दिया। मालती, मुझे लगता है कि अब मुझे कोई और काम करना शुरू कर देना चाहिए। पहले के जमाने में तो लोग कबूतर के इन जादुई खेलों को चाव से देखा करते थे और ठीक ठाक पैसे भी दिया करते थे, लेकिन अब तो कोई भी इन खेलों को नहीं देखता। मैं किसी गांव में जाकर 200 रुपए कमा लूं, अब तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप इस काम के अलावा अब दूसरा और क्या काम करेंगे? न तो आपको किसी दूसरे काम का अनुभव है और ना ही मुझे ऐसा कोई काम करना आता है जिससे हम लोग पैसे कमा सके। आप इन कबूतरों को लेकर खेल दिखाने चले जाइए। घर पर राशन भी खत्म होने वाला है। खेल दिखाकर कम से कम घर में कुछ पैसे तो आएंगे। योगेश्वर अपने कबूतरों को लेकर पास के गांव में जाता है। वो आवाज लगा लगा कर वहां के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। आओ भैया, आओ बहन जी, देखो देखो, आपके गांव में कबूतर का खेल दिखाने वाला आया है। आओ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम भी आओ और आकर ये कबूतर का खेल देखो। योगेश्वर बहुत देर तक लोगों को आवाज लगाकर इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई एक एक मिनट रुककर वो खेल देखकर वापस वहां से चला जाता है। उस दिन योगेश्वर की ज्यादा कमाई भी नहीं होती। सभी लोगों से 2-2, 4-4 रुपए मिलने के बाद वो मुश्किल से 100 रुपए ही इकट्ठे कर पाता है। आज भी सिर्फ 100 रुपए की ही कमाई हुई है। काश उस समय मैंने कुछ और काम सीख लिया होता तो मुझे ऐसे दिन तो ना देखने पड़ते। देखता हूँ मालती ने खाने के लिए क्या दिया है। बहुत जोरों की भूख लगी है। योगेश्वर आराम से बैठकर खाना खाने के लिए कोई जगह खोजने लगता है। तभी पास में उसे एक ककड़ी का खेत दिखाई देता है। वो उस खेत में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपना खाना खाने लगता है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो आनंद पेड़ की छाया के नीचे बैठकर खाना खाने में आता है, वो आनंद दुनिया में और कहीं नहीं आता। योगेश्वर खाना खा ही रहा होता है कि तभी एक कुत्ता टहलता हुआ उसके पास आता है। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो। मेरे पास ही एक रोटी बची है, लो तुम इसे खा लो। योगेश्वर उसके सामने एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देता है। रोटी अपने सामने आते ही वो कुत्ता झट से उस रोटी को खा लेता है और बड़े ही प्यार से योगेश्वर की ओर देखता हुआ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। लगता है तुम्हें ये रोटी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी थी। अगली बार जब मैं खेल दिखाने इस गांव में आऊंगा तो तुम्हारे लिए और ज्यादा रोटी लेकर आऊंगा। चलो, अब मैंने और तुमने भी खाना खा लिया है तो अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। खेत से निकलते हुए योगेश्वर उस कुत्ते के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और वहां से अपने घर लौट आता है। ये लो मालती, आज सिर्फ 100 रुपए की ही कमाई हुई है। मैं जानता हूँ कि घर पर राशन नहीं है। आज तुम खिचड़ी बना लो, हम दोनों उसमें से ही थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बल्कि मैंने तो अभी ही खाना खाया है तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तुम अपने लिए कुछ बना लेना और खा लेना। मैं अब सोने जा रहा हूँ। ठीक है जी। मालती योगेश्वर से पैसे लेकर अपने बटुए में रख लेती है। योगेश्वर को लगता है कि मालती ने उन पैसों से राशन लाकर कुछ बनाकर खा लिया, लेकिन पैसे बचाने की वजह से मालती कुछ नहीं खाती और पानी पीकर भूखी ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे जब वो दोनों उठते हैं तो उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर कौन आ गया? जाकर देखिए तो। योगेश्वर जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने लगता है तो देखता है कि दरवाजे के बाहर वही कुत्ता अपने मुंह में एक पोटली दबाए खड़ा है जिसे कल उसने एक रोटी खिलाई थी। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो दूर गांव में रहते हो ना, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घर यहाँ पर है? योगेश्वर के ऐसा पूछने पर वो कुत्ता फिर से अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाने लगता है और योगेश्वर के घर के अंदर जाकर अपने मुंह में दबाई हुई उस पोटली को मालती के पास रख देता है। अरे,
ये इस पोटली में हमारे लिए क्या लेकर आया है, जरा खोलकर तो देखूं। मालती उस पोटली को खोल कर देखती है तो उस पोटली के अंदर से उसे बहुत सारे बीज मिलते हैं। इस पोटली के अंदर तो मुझे किसी फल या सब्जी के बीज नजर आ रहे हैं। अजी, मैं क्या कहती हूँ, आपने कल इसे एक रोटी खिलाई तो आज ये हमारे लिए इतने प्यार से ये बीज लेकर आया है। हम इन बीजों को अपने आंगन में उगाते हैं और इसे भी अपने साथ अपने घर में ही रख लेते हैं। वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ ही रहे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह लाड करूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ मालती, मैं भी इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन इस समय जैसे हमारे हालात हैं, उन हालातों में तो हमारे लिए खुद का पेट पालना ही बहुत मुश्किल है। तो हम इस बेचारे का पेट कैसे भरेंगे? हमारे साथ साथ ये भी भूखा रह जाएगा। योगेश्वर के ऐसा कहने पर वो कुत्ता बड़े ही आस से उन दोनों की ओर देखने लगता है। तभी उसे देखकर उन दोनों का मन बिल्कुल पिघल जाता है और वो उस कुत्ते को भी अपने साथ अपने छोटे से घर में ही रख लेते हैं। ए जी, मैं इन बीजों को अपने आंगन में बो देती हूँ। इन बीजों से कुछ महीने में जो भी उगेगा उसे हम बाजार में बेच देंगे। कम से कम हमारे 1-2 महीने का खर्चा तो निकल ही जाएगा। मालती उन बीजों को अपने आंगन में बो देती है। तभी वो बीज बोते ही उसके अंदर से एक पौधा उगने लगता है। देखते ही देखते मालती की आंखों के सामने वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ी ककड़ी की बेल में बदल जाता है। सुनिए जी, जल्दी से बाहर आइए, देखिए तो सही ये क्या हो गया। क्या हो गया मालती? क्यों सुबह सुबह इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो? अरे ये देखिए, मैंने अभी अभी यहाँ पर वो बीज बोए थे। बीज बोते ही यहाँ पर ये ककड़ी की बेल उग गई। लगता है भगवान ने इस प्यारे से कुत्ते को हमारी मदद करने के लिए ही भेजा है। इसके दिए हुए बीजों से एक ही दिनों में ककड़ी की फसल तैयार हो गई। आप आज खेल दिखाने मत जाइए, बल्कि इन ककड़ियों को लेकर बाजार में बेचने चले जाइए। इन्हें बेचकर शाम तक आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। योगेश्वर और मालती मिलकर बेलों पर लगी उन ककड़ियों को तोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेल से सारी ककड़ियों को तोड़ते हैं, वैसे ही उन बेलों पर फिर से उतनी ही ककड़ियां उग जाती है। अजी, ये भला कैसा चमत्कार है? हम दोनों ने अभी अभी तो इन बेलों से सारी ककड़ियों को तोड़ा था और अब इन बेलों पर फिर से उतनी ही ककड़ियां लग गई। आप एक काम करिए, आप इन ककड़ियों को बाजार में बेचने चले जाइए। मैं भी इन ककड़ियों को तोड़कर इन्हें बाजार में बेचने चली जाती हूँ। मालती बेल पर लगी उन सारी ककड़ियों को एक एक कर टोकरी में भर लेती है। वो कुछ ककड़ियों को तोड़कर उस प्यारे से कुत्ते को भी खिला देती है, जिससे उसका पेट भर जाए। प्यारे कुत्ते, आज से हम तुम्हें टॉमी कहकर बुलाएंगे। तुम्हारे वजह से आज हमारे दिन सुधरने वाले हैं। तुम अभी एक ककड़ी खा लो। रात को जब हम ये ककड़ियां बेचकर पैसे लेकर आएंगे तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। हमारे पीछे से तुम घर का ध्यान रखना, हम जल्दी लौट आएंगे। अपनी अपनी टोकरी में ककड़ियां लेकर वो दोनों बाजार की ओर निकल जाते हैं। बाजार में ऐसी ताजी ताजी ककड़ियां देखकर सभी ग्राहक उन्हें खरीदने के लिए उनके पास चले आते हैं। भाई साहब, ये ककड़ी तो बहुत ही ताजी लग रही है। आजकल ऐसी ताजी ककड़ियां कहाँ देखने को मिलती हैं? आपने दूर गांव से मंगवाई हैं क्या ये ककड़ियां? हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भैया। बताइए, आपको कितने किलो ककड़ी दूं? योगेश्वर और मालती दोनों अब ग्राहकों को अच्छे दामों पर ताजी ककड़ियां बेचते हैं। कुछ ही देर में हाथों हाथ उनकी सारी ककड़ियां बिक जाती है। आज तो हमारी खूब अच्छी कमाई हो गई। इन पैसों से अब हम खूब सारा घर का राशन खरीद सकते हैं। आप एक काम करिए, आप राशन वाले की दुकान पर जाकर राशन खरीद लीजिए और टॉमी के लिए याद से दूध भी खरीद लेना। तब तक मैं घर जाकर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तुम अभी घर जाकर क्या करोगी? घर पर तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ राशन वाले की दुकान पर चलो। वैसे भी मैं एक बार में अकेले इतना राशन उठाकर घर नहीं ला पाऊंगा। तुम सामान उठाने में ही मेरी मदद कर देना। वो दोनों अब राशन वाले की दुकान पर जाकर खूब सारा राशन खरीद लेते हैं। वो टॉमी के खाने के लिए भी दूध और कुछ चीजें खरीदते हैं। ये दोनों सामान खरीदकर जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपना घर देखकर यकीन ही नहीं होता,
क्योंकि उनके पुराने घर की जगह अब वहां पर एक बहुत ही सुंदर नया घर बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारा पुराना घर तो बिल्कुल नया हो गया है। ये तो बहुत जादुई है। सच ही कहते हैं मालती कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना बड़ा घर होगा। मैं अगर सारी जिंदगी भी लोगों को कबूतरों का खेल दिखाता तो भी इतना बड़ा घर नहीं बना पाता। ये कहते हुए वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी अंदर से टॉमी दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आता है। वो दोनों जैसे ही उसे पुचकार कर प्यार करते हैं, वैसे ही उन्हें ककड़ी की बेल से एक आवाज सुनाई देती है। योगेश्वर, मालती, तुम दोनों का दिल बहुत ही अच्छा है। योगेश्वर, तुम सोच रहे होंगे कि अचानक तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन जब तुम ककड़ी के उस खेत में बैठकर खाना खा रहे थे, तब मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुनी। मैंने ये भी सुना कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं। लेकिन जब ये प्यारा सा कुत्ता तुम्हारे पास खाना मिलने की आस लगाकर आया, तो तुमने उसे दुत्कार कर वहां से भगाया नहीं, बल्कि अपनी भूख को मारकर इसे अपने हिस्से की रोटी दे दी। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए जादुई ककड़ी के बीजों को प्यारे की मदद से तुम्हारे पास भेज दिया। अब हम हमेशा तुम्हारे आंगन में रहेंगे। तुम इन बेलों से जितना मन चाहो उतनी ककड़ियों को तोड़ना, ये कभी खत्म नहीं होगी। बस तुम एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे ही नेक दिल और अच्छे इंसान बनकर रहना। योगेश्वर और मालती की नेक दिली की वजह से ककड़ियां हमेशा उनके आंगन में रहती है, जिस वजह से उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। उनके पास नया घर भी आ जाता है। वो हर रोज उन ककड़ियों को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा भी कमाते हैं। 1 साल बाद उन दोनों को एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसके बाद उनका परिवार भी पूरा हो जाता है और वो सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में लल्लू नाम का सीधा साधा लड़का रहता था। माता पिता के गुजर जाने का सदमा लल्लू सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया। लल्लू बड़ा ही सीधा था, जिस वजह से लल्लू की भाभी प्रीति और भाई विजय दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे। अरे ओ नालायक, क्या दांत दिखाकर बर्तन धो रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। घर में बाकी का काम भी तो पड़ा हुआ है। ये काम करने में 2 घंटे लगाता है तू। भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप बस बैठे बैठे हुक्म फरमाइए, मैं हूं ना आपकी जी हजूरी करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से काम कर और उसके बाद कमरे में आकर मेरे पैर दबा दियो। बहुत थक गई हूं मैं। भाभी, पैर दबाने का काम तो भैया भी कर सकते हैं ना। अब भैया से ही पैर दबवा लो। तेरी औकात पैर दबाने की ही है, इसलिए मैं तुझसे पैर दबाने के लिए कह रही हूं। और एक बात कान खोलकर सुन ले लल्लू, जितनी तेरी औकात है उतना ही बोला कर। ज्यादा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लल्लू अपनी भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही एक दिन लल्लू के घर उसकी दूर की मौसी आती है। लल्लू मौसी के पैर छूता है। अरे मेरा लल्लू, कितना कमजोर हो गया है। लगता है तेरी भाभी तुझे खाना नहीं देती है। रुक जा, अभी अच्छे से तेरी भाभी की खबर लेती हूँ। कहाँ गई वो कामचोर? सारा दिन आराम करती रहती है। अंदर से प्रीति भी आती है। तभी मौसी प्रीति से कहती है, क्यों रे कामचोर, तू मेरे लल्लू को ठीक से खाना नहीं खिलाती क्या? अरे देख तो, कितना कमजोर हो गया है ये। इसकी आंखें भी पीली पीली हो गई हैं। लगता है तू इसे बिल्कुल खाना नहीं देती। अरे मौसी जी, आप भी कैसी बातें करती हैं।
आप जरा लल्लू से ही पूछ लो कि मैं उसकी देखरेख करती हूँ या नहीं। अरे बस बस रहने दे, तुझे तो पूरा खानदान जानता है कि तू कैसी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब हमारे लल्लू की शादी करवा दे। जब लल्लू की बीवी आ जाएगी तो वो लल्लू का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या मौसी जी, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना? अरे लल्लू को खुद का ध्यान रखना तो आता नहीं, शादी करके अपनी पत्नी का ख्याल क्या ही रख पाएगा। हाय हाय, जुबान जल जाए तेरी, मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलती है, उल्टा कहीं की। शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे किसने कह दिया कि मेरा लल्लू अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाएगा? अरे तूने तो मेरे लल्लू के ऊपर अत्याचार कर करके उसे और कमजोर बना दिया है। अरे मौसी जी, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरे लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दो और एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरे लल्लू की शादी कर दो। शादी की बात सुनकर लल्लू बहुत खुश हो जाता है। हाँ भाभी, मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मेरी भी शादी करा दो ना। और हाँ, मेरी बीवी सुंदर सी ढूंढ कर लाना, क्योंकि भैया की किस्मत तो फूटी है, तभी तो उन्हें आप मिली। प्रीति को मन ही मन लल्लू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मौसी जी के सामने लल्लू को कुछ नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी मौसी फिर से लल्लू के बड़े भाई से उसकी शादी की बात करती है। ए विजय, लल्लू के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? अरे तेरे माँ बाप लल्लू को तेरे भरोसे ही तो छोड़कर गए हैं, और लल्लू की उम्र भी 25 साल के आसपास हो चुकी है। अब तो इसके हाथ पीले करवा दे। हाँ मौसी जी, मुझे भी लल्लू की शादी करवानी है। बस अगले हफ्ते से मैं लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। और एक बात ध्यान से सुन ले, शादी में कोई लापरवाही नहीं। लड़की दिखने में भी अच्छी हो और व्यवहार से भी अच्छी हो। अपनी इस प्रीति की तरह मत ले आना। ये सुन प्रीति को गुस्सा आता है। ऐसे ही रात को प्रीति और विजय दोनों अपने कमरे में थे। तभी प्रीति अपने पति से कहती है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी मौसी को लल्लू की शादी की इतनी क्या चुल पड़ गई है? बार बार लल्लू की शादी के बारे में ही बात कर रही हैं। वैसे मौसी ठीक कह रही थी, लल्लू की उम्र भी हो चुकी है और आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। भले ही तुम्हारे भाई का नाम लल्लू है, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी लल्लू जैसी हैं। अरे भूल गए क्या कि ये सारी प्रॉपर्टी लल्लू के नाम है। अगर हमने लल्लू की शादी करवा दी तो लल्लू की पत्नी का भी इस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। अगर चाहते हो कि वह पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए तो हमें ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी, या फिर लल्लू को रास्ते से हटाना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिताजी ने तो वैसे ही मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर हमने जैसे तैसे लल्लू से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी ली, तब भी हमें इसकी देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही दिमाग से थोड़ा कमजोर है। इसलिए लल्लू को रास्ते से हटाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ ना कुछ करके हमें इस लल्लू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। तब जाकर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। प्रीति और विजय दोनों की नजर घर की प्रॉपर्टी पे थी। ऐसे ही अगली सुबह मौसी वापस अपने घर चली जाती है तो वही प्रीति फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। मौसी के जाते ही
प्रीति लल्लू से कहती है, लल्लू जा जाके मार्केट से सब्जी लेकर आ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू मार्केट सब्जी लेने चला जाता है। इसी बीच विजय और प्रीति दोनों लल्लू को जान से मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। एक काम करते हैं, हम लल्लू को खाने में जहर मिलाकर दे देंगे। खाना खाने के बाद उसका राम नाम सत्य। अरे नहीं नहीं, इससे तो सबको शक हो जाएगा। अरे कुछ तो करना होगा ना। उसे ऐसे मारेंगे जिससे किसी को हम पर शक ना हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद लल्लू घर आ जाता है और वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी ये देखो, बाजार में मुझे सस्ते सस्ते हरे संतरे मिल गए, इसलिए मैंने 1 किलो हरे संतरे खरीद लिए। यह मुझे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं लल्लू, तुम ये सारे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख दो। और हाँ, ये सारे संतरे तुम ही खाना, क्योंकि तुमने बड़े ही प्यार से अपने लिए लिया है ना। ले जाओ। लल्लू वो सारे हरे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है। तभी वहां उसकी भाभी आती है और कहती है, अरे लल्लू, देखना जरा, ये बाथरूम का स्विच कुछ काम नहीं कर रहा है। एक बार तुम उसे ठीक कर देते तो सही रहता। हाँ भाभी, अभी आता हूँ मैं। लल्लू अपनी भाभी की बात मानकर घर के बाथरूम में जाता है और वहां के स्विच बोर्ड को ठीक करने लगता है। लल्लू बड़े आराम से स्विच बोर्ड को छू पा रहा था। ये देख प्रीति को अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। देख लिया, कितना गंदा प्लान था तुम्हारा। अरे इस लल्लू को तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब मैं अपना प्लान बताती हूं कि क्या करना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे ही अगले दिन लल्लू फिर से वही हरे संतरे खाता है। संतरे खाने के बाद लल्लू को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होने लगती है। तभी वहां लल्लू के भैया भाभी आते हैं और कहते हैं, अरे लल्लू जा, छत पर जाकर कपड़े सुखा दे। अच्छा भैया, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू दोनों की बात मानकर छत पर कपड़े सुखाने चला जाता है। छत पर एक खुली तार पड़ी थी। लल्लू का पैर उस खुली तार पर चला जाता है। जैसे ही लल्लू का पैर तार पर जाता है, ये देख प्रीति विजय को इशारा करती है। विजय नीचे से स्विच बोर्ड ऑन कर देता है, लेकिन फिर भी लल्लू को कुछ नहीं होता। ये देख दोनों पति पत्नी हैरान थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? लल्लू के ऊपर करंट का असर क्यों नहीं हो रहा है? इस बार तो हमने सारी चीजों का ध्यान दिया था, उसके बावजूद इस लल्लू को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्ट लल्लू से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ऐसे प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। अब हमें हिम्मत दिखाकर काम लेना होगा। दोनों पति पत्नी लल्लू को खत्म करने के लिए कई तरकीबें लगा चुके थे, लेकिन लल्लू पर कोई भी तरकीब असर ही नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन विजय लल्लू के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जाता है। लल्लू, ये जरा कुछ घर के पुराने कागजात है, इसके ऊपर तेरे साइन चाहिए। जरा इस पर अपने साइन तो कर दे। अरे भैया, पेपर पर साइन करने से पहले पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जरा पेपर तो मैं एक बार पढ़कर देख लूं, क्या है ये? क्या लल्लू, तू भी अपने भाई से मजाक कर रहा है? अरे तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो तू पेपर कहाँ से पढ़ लेगा? ला, मैं ही तुझे पढ़कर बताता हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने अच्छे से आता है। लल्लू पेपर छीनकर पेपर पढ़ने लगता है। अच्छा, तो मतलब आप लोग मुझसे मेरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? अरे आप लोगों को क्या लगा कि मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, कर आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ? तो इसका मतलब क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ,
तू बेवकूफ है। अरे आज तक हमने इस घर के लिए और तेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी तू हमारे नाम कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो तुम मौत के मुंह मारा जाएगा, या ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। तुम्हें जो करना है कर लो, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। विजय को गुस्सा आता है। विजय अंदर से एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से लल्लू के ऊपर वार करने लगता है। तभी लल्लू के अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाती है और लल्लू विजय और प्रीति दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देता है और उन दोनों के खिलाफ मर्डर का केस कर देता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देती है, तो वहीं लल्लू अपना बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। आखिर ये सब कैसे किया? इतनी ताकत मुझ में कहां से आ गई? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, उसके बावजूद मैं प्रॉपर्टी के पेपर कैसे पढ़ लिया? तभी वह जादुई हरे संतरे लल्लू से कहते हैं, अरे लल्लू, ये सब हमारा कमाल है। अरे हम जादुई संतरे तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुम्हारे भैया और भाभी बहुत बुरे हैं, वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे। अरे वह तो मेरी जादुई शक्तियों का कमाल है, जो तुम अभी तक सही सलामत हो और आगे भी अच्छे ही रहोगे। इस तरह से लल्लू उन जादुई हरे संतरों का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह से जादुई हरे संतरे लल्लू की मदद करते हैं।